सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत बहुत राष्ट्रीय धन्यवाद। प्रसार में। सर हर एक व्यक्ति का राजनीति में आने का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो आपके राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था? देखिए, मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। जी। अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर के परिवार के अन्य सदस्यों की तरह जी। मेरा इरादा भी नौकरी करने का था। जी। और उसी दौरान मेरे दादा, जी। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जी। और पिताजी मेरे विदेश में थे। जी। तो उन्होंने ये ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि अब पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और नौकरी भी मेरी लग गई थी कि अमेरिकन शिपिंग कंपनी थी उसमें। जी। तो उन्होंने ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि 1 साल मैं उनके साथ रहूँ ताकि जी। विदेश में जो भी उनका काम है उसको वाइंड अप करके वो स्वयं आ सके रुदौली। जी। रुदौली आके रहे, अपने पुरखों की ज़मीन थी, लोगों जी। से मिलना-जुलना हुआ। जी। 1996 में और शुरू से हम लोग समाजवादी पार्टी से लखनऊ में भी जुड़े थे। समाजवादी पार्टी के यूथ विंग में हम लोग कार्यकर्ता थे। जी। तो जब रुदौली आए तो यहाँ पर एक बड़ा एक दायरा हुआ, जी। लोगों से मिलना-जुलना हुआ और इसी तरह समाजवादी पार्टी के नगर संगठन का मैं अध्यक्ष हुआ और वहाँ से जी। मैंने रुदौली में समाजवादी पार्टी और राजनीति की शुरुआत की। जी। सर पहली बार आप विधायक कौन से सन में बने थे सर? सन 2002 में। 2002 में। जी। सर 2002 में आप विधायक बने। एक जो जब जनता के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि लोग कहते हैं कि आप अखिलेश जी के साथ में पढ़े हुए हैं विदेश में। क्या ये बात सही है सर? लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये सब रहता है। तो हमने कहा नहीं, ठीक विधायक जी से हम पूछेंगे ये बात। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जी। प्रारंभिक शिक्षा मिलिट्री स्कूल ढोलपुर में हुई है जी। और हम लोग लखनऊ कॉल्वेंट तालुकदास कॉलेज में पढ़ते थे। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि लखनऊ में जब हम लोग रहते थे जी। और समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, जी। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उस ज़माने में लखनऊ में ज़्यादा उनका समय गुज़रता था। जी। तो काफ़ी समय उनके साथ हम लोगों का कॉमन फ्रेंड सर्कल था, काफ़ी समय हम जी। लोग उनके साथ गुज़ारते थे। जी। लेकिन वो एक राजनीतिक फ़ेज़ नहीं था, जी। एक नॉन पॉलिटिकल फ़ेज़ था। जी। सर जब आपने समाजवादी पार्टी से जब आपका टिकट कटा था 2022 में, तो आपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब मैं समाजवादी पार्टी को छोड़ कर के मैं बहुजन समाज पार्टी में जा रहा हूँ और कार्यकर्ताओं से आपने ये भी कहा था अपने चाहने वालों से कि दुआ करना कि अब हमेशा मेरी राजनीति जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे। तो क्या ऐसा कारण रहा कि अभी पंचवर्षीय भी नहीं बीता और आप समाजवादी पार्टी में आ गए? क्या बहुजन समाज पार्टी में जो सम्मान समाजवादी पार्टी में मिल पा रहा था, वो सम्मान क्या बहुजन समाज पार्टी में नहीं मिल पा रहा था? ये जनता की सवाल है सर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो का मैं बहुत आभारी हूँ जी। कि जिस समय परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम लोगों को चुनाव लड़ना था, जी। तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने उस वक़्त विश्वास व्यक्त किया। जी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे पुराने साथियों ने जी। मिल कर के हम लोगों ने एक चुनाव लड़ा। जी। रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी में सम्मान का, जी। तो बहुजन समाज पार्टी में मुझे सम्मान मिला। जी। लेकिन जो आपने मूल प्रश्न किया कि क्या कारण है कि हम लोग समाजवादी पार्टी में आए, तो मैं इसमें आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि 2022 की जो परिस्थितियाँ बनी थी, पूरा उत्तर प्रदेश जानता था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी। आम जनमानस भी इसको मानता था, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्तागण भी मानते थे। जी। उस समय बहुत अफ़सोस और तकलीफ़ होती है जब आप जी। 27-28 साल किसी परिवार के सदस्य हों जी। और परिवार छोड़ के जाना पड़े। जी। समय कम था, समय का अभाव था, एक निर्णय लेना था। जी। एक निर्णय लिया, उस निर्णय के ऊपर मैं और कुछ नहीं कह कर के इतना कहूँगा कि समाजवादी विचारधारा कोई 1-2 दिन में नहीं आती है। जी। हम लोगों ने 1993 में समाजवादी पार्टी का 92 में गठन हुआ। जी। 93 से समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आए हैं। जी। समाजवादी पार्टी के संगठन में काम किया है। जी। समाजवादी पार्टी के विधानमंडल के सदस्य हम लोग रहे हैं। जी। कई ज़िले में हम समाजवादी पार्टी के प्रभारी भी रहे हैं। तो जी। निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि वापसी का कारण सिर्फ़ इतना था जी। कि आज पूरा उत्तर प्रदेश, जी। हर वो व्यक्ति जो बदलाव चाहता है, जी। हर वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है जी। या जो देश की जो सरकार है, जी। इन दोनों सरकारों से जो लोग परेशान हैं, जी। विशेषकर नौजवान जो परेशान हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, जो जी। किसान परेशान हैं या जी। महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है जी। या दवाओं की उपलब्धता का प्रश्न है जी। या एजुकेशन का प्रश्न है। जी। इन सारी बातों पर सिर्फ़ मैं ही नहीं, जी।
उत्तर प्रदेश का हर वो व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ा है। और हम लोग समाजवादी पार्टी में अपने परिवार में वापस आए हैं। अपने परिवार के ही सदस्य थे, कुछ समय के लिए हम लोग अलग रहे, लेकिन सोच हमारी समाजवादी हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ आने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि आज देश में जिस प्रकार से आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जैसे नेता आज जिस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये दायित्व है हर उस व्यक्ति का कि जो समाजवादी विचारधारा का है कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हो। जी। सर, आपने कहा कि हमारे बसपा में जाने के बाद में भी जो हमारी विचारधारा थी, वो समाजवादी विचारधारा थी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आप 2022 में अगर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर देते, तो समाजवादी पार्टी का आज यहाँ से विधायक होता? क्या ये चीज़ें बहुत हो सकता है कि आपके लिए भी बहुत तीखे प्रश्न हो ये प्रश्न, ये जनता के प्रश्न हैं सर। और जनता ये जानना चाह रही है कि आप कह रहे हैं कि हमारी समाजवादी विचारधारा थी शुरू से। जब आपकी समाजवादी विचारधारा थी, तो कौन-सी ऐसी मजबूरियों ने आपको विवश कर दिया, झकझोर कर रख दिया कि हमको समाजवादी पार्टी छोड़कर अब दूसरे पार्टी का दामन थामना ही ज़रूरी है? लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके विधायक से जी, हम लोग संघर्ष करते रहे जी, और 10 सालों से संघर्ष कर रहे थे। जनता की छोटी-बड़ी समस्याएं और विशेषकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। जी सर। उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे जी, और हम लोगों को लड़ने की आदत आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से सीखी है हम लोगों ने। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को हमेशा एक बात सिखाई कि समय और परिस्थितियों के सामने समझौता नहीं किया जाता है, समय और परिस्थितियों से लड़ा जाता है। और अब समय और परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि जिस समय जिस लड़ाई को हम लोग समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ना चाहते थे, कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ने का अवसर नहीं मिला, परंतु लड़ाई कैसे छोड़ी जा सकती थी और हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया। और रहा सवाल प्रश्न, आप उठा के देख लें समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से लेकर अब तक जी, सिर्फ 3 बार समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीती है। जी, 1 बार स्वर्गीय इश्तियाक खान जीते हैं, 2 बार मैं जीता हूँ। जी, तो ये आप प्रश्न करना, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक बनाते हैं। जी, समाजवादी पार्टी के पास इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे कर्मठ, सबसे जी, मजबूत और सबसे ईमानदार कार्यकर्ता है जी, और यही वजह है कि मैं किसी को विधायक बनाने की स्थिति में नहीं हूँ। जी, समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने मेहनत की, लगन किया। ज्यादातर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ थे, हम उनको बधाई देंगे। जी, हमने इस बात को लेकर के कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ इतने साल तक काम करने के बाद वो मेरे साथ क्यों नहीं गए। जी, मुझे बल्कि खुशी हुई जी, कि जिस समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा था, जी, वो उनके सामने वो परिस्थितियां नहीं थी जो मेरे सामने थी। लिहाजा उन परिस्थितियों का उन्होंने मुकाबला किया और भरपूर कोशिश की यहाँ से समाजवादी पार्टी को जिताने की। अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीती तो ये चुनाव का एक एक वो रास्ता है। जी, चुनाव में हार और जीत दोनों होती है। जी। सर, पूर्व आईपीएस ऑफिसर अरविंद सेन यादव जी ने आपको कहा कि रुधौली से आनंद सेन जी का चुनाव हारना और रुश्दी मियाँ जी का चुनाव लड़ना, ये कहीं न कहीं अवधेश प्रसाद जी की और रुश्दी मियाँ जी की सोची समझी साजिश के तहत आनंद सेन यादव जी को रुधौली से चुनाव हराया गया। अगर सोची समझी साजिश नहीं होती, तो अवधेश प्रसाद जी के सपा लोकसभा प्रत्याशी बनाए के बाद में ही तुरंत रुश्दी मियाँ जी समाजवादी पार्टी कैसे ज्वाइन कर लिए, कैसे शामिल हो गए और उनकी विचारधारा अचानक कैसे बदल गई? ये सबसे बड़ा सवाल पूछा है। हमने एक इंटरव्यू लिया था, तो इंटरव्यू के माध्यम से पूछा है अरविंद सेन जी ने। देखिए, आदरणीय अरविंद सेन जी इस देश की प्रतिष्ठित पुलिस सेवा से जुड़े रहे जी, और मैं उनका सम्मान करता हूँ। जी, जो उन्होंने कहा है उस बात का उत्तर मैं इसलिए नहीं देना चाहता जी, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल बात होती, कोई राजनीतिक दृष्टि होती तो मैं उस पे जवाब ज़रूर देता। जी सर, ये गैर राजनीतिक बात है, इसका उत्तर नहीं देना जा रहा। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जी, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने समाजवादी पार्टी को बनाया था। जी, लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब समाजवादी चौधरी चरण सिंह जी के देहांत के बाद, जी, जब समाजवादी विधानमंडल में चौधरी अजीत सिंह जी में और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी में जी, चुनाव हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जी, उस वक़्त 18 विधायकों का समर्थन लेकर के आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था। जी, ये पहला अवसर था जब प्रदेश में एक किसान का बेटा, जी, एक पिछड़ी जात में जन्मा एक गरीब परिवार का बेटा इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ था। जी,
तो आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने समाजवादी पार्टी को हमेशा ताकत देने का काम किया है, समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया है। जनपद अयोध्या जी से सांसद बनाने में उनका हमेशा सहयोग रहा। जब समाजवादी पार्टी के विधायक बने उनका सहयोग रहा, जिला पंचायत के चुनाव में उनका सहयोग रहा और उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। मैं ये जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी में मुझे आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा होना था। मैंने जैसे पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ और अखिलेश यादव जी के साथ हर वो व्यक्ति खड़ा होना चाहिए जो इस देश में और इस प्रदेश में परिवर्तन चाहता है। हम लोग परिवर्तन के नाम के ऊपर आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए, लड़ाई के मैदान में आए और एक सिपाही की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि किसको उन्होंने चुनाव लड़ाया, जिसको भी वो चुनाव लड़ाते हैं हम लोग उनके साथ भी इतनी ही मेहनत के साथ कार्य करते हैं। अरविंद सेन जी ने दूसरा आप पर कड़ा प्रहार किया है प्रश्नों के माध्यम से और हमसे कहा कि आप जाइएगा तो पूछिएगा भी। उन्होंने कहा है कि रुश्दी मियाँ जी को सपा में चुनाव हारते हुए भी अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन एक बार उनका टिकट कट गया तो वो पार्टी छोड़ कर के बसपा में शामिल हो गए। अगर 2027 में फिर से अगर इनका रुदौली से टिकट फाइनल नहीं हुआ, अगर टिकट कट गया तो ये अवसरवादी हैं, ये समाजवादी पार्टी छोड़ कर के फिर से किसी पार्टी में शामिल हो जाएँगे। ये सबसे बड़ा प्रहार किया है आप पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस सवाल पर पूरे अयोध्या की जनता की नजरें टिकी हुई हैं और शायद मैं भी ही हिम्मत जुटा पा रहा हूं आपसे ये प्रश्न पूछने का, शायद आपसे प्रश्न किसी और ने नहीं पूछा होगा। मैं इतना कहूंगा कि समाजवादी पार्टी से चुनाव कौन लड़ेगा इसका निर्णय आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते से ये हमारा कर्तव्य भी है और ये हमारा अधिकार भी है कि कोई भी निर्णय आदरणीय अखिलेश यादव जी लेते हैं तो उस निर्णय में और कार्यकर्ताओं की भांति हमको वो शामिल रखें। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि अवसरवादिता इसका बहुत बड़ी एक परिभाषा है जो कि छोटे में भी मैं उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि मैंने कहा ये गैर राजनीतिक बात है। इस तरह का आरोप लगाना और 2027 पहले तो जिन्होंने ये प्रश्न किया है इस बात की गारंटी ले लें कि 2027 तक मैं जीवित रहूंगा, क्या इस बात की गारंटी वो ले सकते हैं? नहीं, उन्होंने तो आप पर सीधा-सीधा प्रहार किया, आप बच क्यों रहे हैं विधायक जी? देखिए ये संस्कृति, सभ्यता और ये तरबियत मुझे अपने परिवार से मिली है। मैं अपने से उम्र में बड़े किसी के ऊपर भी कोई इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन पहले मुझसे ये प्रश्न पूछने में कि 27 में मुझे टिकट मिलेगा तो मैं पार्टी में रहूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं दल छोड़ दूंगा, इसका जवाब मैं तब दूंगा जब वो गारंटी ले लें कि 2027 तक मैं जीवित रहूंगा। जी, विधायक जी आपने कहा था 2022 में कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। बस बात मेरे मान-सम्मान पर ये बात लगी कि अखिलेश जी को अगर टिकट देना था तो बाहरी को क्यों दिया? अगर किसी रुदौली के बेटे को दिया होता, डॉक्टर पुष्कर यादव को दिया होता, डॉक्टर अभिलाष यादव को दिया होता, उमेश चंद्र यादव जी को दिया होता, अनिल शुक्ला जी को दिया होता या विनोद लोधी जी को दिया होता या अन्य किसी प्रत्याशी को अगर दिया होता टिकट, तब हम रुदौली से पूर्ण समर्थन करते। क्या 2027 में अगर समाजवादी पार्टी से किसी रुदौली के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? ये रुदौली की जनता जानना चाह रही है और कहीं न कहीं ये सवाल सभी प्रत्याशियों से भी जुड़ा हुआ है विधायक जी। मैं इस बात का विश्वास आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को और विशेषकर समाजवादी पार्टी के मजबूत अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को दिलाना चाहता हूँ। निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को लेना है और वो जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हम लोग मजबूती से खड़े होंगे। मेरी अपनी एक ख्वाहिश कल भी थी और आज भी है और कल भी रहेगी। समाजवादी पार्टी को अपने जीवन के 29 साल देने के बाद इतना हक तो मेरा बनता है कि एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से वो विधानसभा जिस विधानसभा में हम लोगों ने खून पसीना बहाया है, वो विधानसभा की जिसमें हम लोगों ने लोगों की लड़ाई लड़ी है, वो विधानसभा जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके एक बड़ा और मजबूत दल बनाया है, उस विधानसभा के निर्णय में हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप से शामिल किए जाएं, इस बात का तो मैं ख्वाहिश हमेशा रखता हूं। निर्णय जो भी लेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग उस निर्णय को मानेंगे। जी सर, हमारी आनंद सेन जी से भी बात हुई थी, हम बैठे थे तो आनंद सेन जी से बात हुई और एक इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने कहा,
उन्होंने सीधे-सीधे कहा कि रुदौली से रुश्दी मियाँ जी का टिकट काटा जाना और बीकापुर से मुझे रुदौली भेजना, ये कहीं न कहीं रुश्दी मियाँ जी के साथ गलत हुआ। ये विपक्ष में रहते हुए ये बात आनंद सेन जी ने कही है और ये इंटरव्यू आनंद सेन जी भी देख रहे हैं। तो अगर 2027 में यादव समीकरण को साधते हुए आनंद सेन जी को रुदौली से चुनावी मैदान में उतारा जाता है और समाजवादी पार्टी के आप भी काफी दिग्गज नेता रह चुके हैं, 28 साल से खून पसीने से आपने समाजवादी पार्टी को रुदौली में सींचा है। अगर समाजवादी पार्टी फिरोज खान गब्बर जी को मना करके उनका टिकट काट करके आपको बीकापुर भेज देती है समीकरण साधते हुए, दोनों नेताओं के आपसी विरोध से बचते हुए, तो क्या आप रुदौली में आनंद सेन जी का समर्थन करेंगे? आप उनका प्रचार प्रसार करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आपके सवाल के को मैं दो हिस्सों में बांट के तब जवाब देना चाहता हूँ। हम लोगों ने जीवन में अपने संघर्ष किया है स्वर्गीय इश्तियाक खान साहब के पीछे। हम लोगों के नेता आदर्श रहे हैं आदरणीय प्रदीप कुमार यादव जी, पंडित चंद्र कुमार त्रिवेदी जी। रुदौली विधानसभा क्षेत्र हमारे पूर्वजों की जमीन है और हम लोगों की कर्मभूमि है। रुदौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्णय था। पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही फैसला था, तभी 2002 में मुझको यहाँ से टिकट दिया गया। हम लोग टिकट कोई किसी और तरह से नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन के कारण पाए थे। ये विधानसभा क्षेत्र हमारी कर्मभूमि है, ये विधानसभा क्षेत्र हमारी जन्मभूमि है और इस विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तो समस्याएं जब तक इस विधानसभा क्षेत्र की पूरी तरह न समाप्त हो जाए, इस विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के जाने का तो कहीं प्रश्न नहीं उठता। हम लोग जब भी संघर्ष करेंगे, इस विधानसभा ये हमारा घर है, हम अपने घर की समस्याएं छोड़ करके किसी और के घर की समस्याओं का निस्तारण करने जाएंगे तो समाज अच्छा नहीं मानेगा इसको। अभी बहुत सी समस्याएं हैं, अभी साफ पानी की भी समस्या है, अभी पढ़ाई की समस्या है, अभी स्कूल और कॉलेज की समस्या है, अभी समानता की समस्या है, अभी न्याय की समस्या है। इतनी सारी समस्याओं के साथ साथ अभी न जाने कितने ऐसे गांव हैं जहां पर ठीक से सड़क नहीं बन पाई है, तमाम ऐसे गांव जहां ठीक से सुचारू रूप से बिजली नहीं जा रही। इस विधानसभा क्षेत्र के संतृप्त हो जाने के पश्चात अगर ये प्रश्न आप करेंगे तब तो मेरे पास उत्तर होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस विधानसभा की समस्याओं का निदान हो और सभी समस्याओं का समाधान हो, यही हमारा कर्तव्य भी है और अपने जीवन के अंतिम सांस तक हम इसका प्रयास करेंगे, कहीं और जाने का प्रश्न नहीं होता। तो विधायक जी ने कहा कि ये रुदौली जो है ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारी जन्मभूमि है, मैं रुदौली छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। इनसे थोड़ा पार पाना थोड़ा मुश्किल है, राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, ये हम जैसे पत्रकारों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। और सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इलेक्शन आता है तो विपक्षी पार्टियां जो हैं वो जमकर के प्रचार करती हैं और कहीं न कहीं आप पर कटाक्ष करती हैं कि आपको 10 बजे तक सोने वाला विधायक चाहिए या 24 घंटे आपके बीच काम करने वाला विधायक चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है विधायक जी, और ये रुदौली की जनता जो देख रही है, ये कहीं न कहीं ये प्रश्न उससे भी जुड़ा हुआ है। ये 12 बजे से घट के 10 बजे तक आया, इसके लिए आपको धन्यवाद। पहले मैं सुना करता था कि मैं 12 बजे तक सोता हूँ। हम और आप सब एक इसी समाज के एक अंग हैं। आप अगर अपने परिवार में अपने घर पे 12 बजे तक सोना चाहेंगे तो क्या आपके माता पिता आपको सोने देंगे? ये किसी के लिए भी संभव नहीं है वो 12 बजे तक सोए। लेकिन मैं हाँ ये जरूर कहूंगा, जिस तरह से आपने सवाल किया, अब वो 12 से घट के 10 बजे तक आ गया है। सुबह 6 बजे उठ करके क्षेत्र में लड़ाई कराना, भाई को भाई से लड़ाना, क्षेत्र के भ्रष्टाचार पे लगाम न देना, अगर ये सुबह 6 बजे उठ करके करने वाले काम है तो उससे अच्छा है कि मैं 10 बजे तक सोऊं। जी। तो सर दूसरा सवाल है कि रुदौली से लगातार तीसरी बार विधायक हैट्रिक धारी रामचंद्र यादव जी का कार्यकाल 2012 से अब तक का आपको कैसा लगा? रुदौली के विकास कार्यों की दृष्टि से आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? सबसे बड़ा सवाल। देखिए रुदौली की जनता देखिए आदरणीय श्री रामचंद्र यादव जी इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक हैं, हमारे भी विधायक हैं। कुछ कार्य ऐसे हुए हैं कि जिन वो अपने आप में एक कीर्तिमान है और मुझे उसे कहने में कोई संदेह नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हम लोगों ने मां कामाख्या देवी का जो पवित्र स्थल था उसके
उसको बढ़ावा देने के लिए और उसको सुधारने के लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई, उस क्रम में ये बड़ी उपलब्धि है श्री रामचंद्र यादव जी की, जो उन्होंने माँ कामाख्या देवी के नाम से एक नगर पंचायत का गठन किया। इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। रहा सवाल इस क्षेत्र में काम का, निश्चित तौर पर वो एक कर्मठ नेता है। इस क्षेत्र में तभी चुनाव जीतते हैं, लोगों का विश्वास उनके ऊपर है। लोगों की हर छोटी बड़ी समस्या पे वो जाते हैं, मौजूद रहते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस विचारधारा के साथ वो जुड़े हैं, वो विचारधारा इस देश में नौजवानों को कमजोर कर रही है। वो विचारधारा इस देश में किसानों को कमजोर कर रही है। वो विचारधारा इस देश में असमानता को बढ़ावा दे रही है। ऐसी विचारधारा को अगर जहन में रख करके और उसका प्रोपेगेंड करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को 10 में 0 देता हूँ। जी, 10 में से 0 दे दिए। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी को लोगों को 10 में 0 देता हूँ, क्योंकि जो संवैधानिक परंपराओं को तोड़े, जो इस देश में झूठ बोल करके सरकार में आए, जिन्होंने वादा किया था इस देश में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए, और 2 करोड़ तो छोड़िए 10 साल में मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। जिन्होंने वादा किया था किसानों की आय दुगनी करेंगे, आज सबसे ज्यादा प्रदर्शन, सबसे ज्यादा आंदोलन 10 सालों में ही हुआ है किसानों का। दिल्ली में आप देखिए कि महीनों तपती धूप में किसान हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली में पड़े रहे। अगर किसानों की आय बढ़ गई होती, निश्चित तौर पर के किसान आंदोलित न होते। जिस सरकार ने सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ही बढ़ावा दिया, सामान्य भारतीयों को, सामान्य व्यापारियों को कमजोर कर दिया। आप रुदौली की बाजार में जाइए, ये वो रुदौली की बाजार है जहाँ पैदल भी नहीं निकल सकते थे। आज आप रुदौली की बाजार में 4 पहिया वाहन से भी आराम से जा सकते हैं, क्योंकि आप देख लें 95% दुकानों पे आपको ग्राहक नहीं मिलेंगे। ये हाल कर दिया इस देश का। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को 10 में 0 देता हूँ, जहाँ पे जिस देश की 4 दीवारी में आम भारतीय गरीब हो, आम भारतीय कमजोर हो, ऐसी सरकार को आप कोई भी अंक नहीं दे सकते। सर, 2022 में जब आपका 5वीं बार टिकट फाइनल हुआ समाजवादी पार्टी से रुदौली की पावन सरजमी से, तो आपने किसी मजार पर ना जा करके, किसी मुस्लिम तीर्थ स्थल पर ना जा करके, आपने हिंदू तीर्थ स्थल माँ कामाख्या धाम का पवित्र मंदिर चुना और आपने वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया, वहाँ पर तिलक भी लगवाए, वहाँ पर चुनरी भी ओढ़ी, एकदम अच्छे से नहीं, लोगों वो तस्वीर बहुत ही वायरल हुई, एकदम हिंदुओं की तरह आपने किया। क्या आपको डर नहीं लगा कभी कि कहीं हमसे मुस्लिम रूठ ना जाए ऐसा करने से? लोगों की खिदमत करने का जज्बा अगर है तो इंसान डरा नहीं करते। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, वो समाज का हर वर्ग का व्यक्ति, वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसका समर्थन आपको मिलता है। और जब वो आपको किसी ताकत में पहुंचाता है, तो ये आपका दायित्व पहुंचता है कि आप जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम करें। जैसे कि आपने एक बात कही कि मैंने वहां से शुरू किया, मैं आपको याद दिला दूं, हम लोग हमेशा अपने चुनाव की शुरुआत, जब दक्षिणी क्षेत्र की चुनाव की शुरुआत करते हैं, तो हमेशा माँ कामाख्या भवानी परिसर से शुरुआत करते हैं। और इसका इतिहास भी मैं आपको बता दूं। माँ कामाख्या भवानी देवी परिसर शुरुआती दौर में जब हमारे दादा यहाँ पे जीवित हुआ करते थे, तो उस समय कुछ लोगों ने वहां पे आकर के कहा कि देवी परिसर कच्चा है और उसको पक्का होना चाहिए। तो आप जाकर के जानकारी कीजिए, उस देवी परिसर का जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी बरामदा है, वो हमारे दादा ने बनवाने का काम किया, उसका कभी श्रेय नहीं लिया। क्यों? बड़ा प्रश्न है, लोग ये सवाल अक्सर करते हैं। आपके घर में मैं प्रवेश करा, आपने मुझे कुर्सी पे बिठाया या जमीन पे बिठाया, ये आपकी जिम्मेदारी। आपके किसी भी धर्म का अगर मैं सम्मान करता हूँ, तो वो सम्मान आपका है। आपके धर्म के साथ साथ आपका सम्मान है। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब आपके बड़े भाई को मैं भैया कह रहा हूँ, आपकी बड़ी बहन को मैं दीदी कहता हूँ, आपकी माता जी को मैं मम्मी कह रहा हूँ, आपके पिताजी को मैं बाबूजी कह रहा हूँ, ये सब लोग आपके धर्म से छोटे हैं। आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके भाई बहन आपके धर्म और आपकी आस्था से छोटे हैं। जब हम आपकी आस्था से छोटे लोगों को भी इतना सम्मान दे रहे हैं, तो हम आपकी आस्था को सम्मान क्यों न दें? और अगर हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो हम असली समाजवादी नहीं है। और हमको ये जो झूठा सेक्युलरिज्म है, इससे हमको आपको बाहर आना पड़ेगा। मैं अपने अकीदे का, अपने ईमान का बहुत मजबूत इंसान हूँ, लेकिन मैं इज्जत समाज के हर उस व्यक्ति की करता हूँ और उसकी आस्था का करता हूँ, जिसने मुझको ताकत देने का
काम जी, किया है। ये मेरा दायित्व है जी, कि मैं उनके साथ हर तरीके से खड़ा हूँ। और ये संस्कृति की बात है। जी, ये जो आपने तिलक की बात की, जी, इसको आप किसी धर्म से क्यों जोड़ते हैं? जी। तिलक नहीं, तो काफ़ी लोग होते हैं उससे बचते हैं उसको यानी कहीं न कहीं उससे कतराते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपने एक हिंदू संस्कृति के हिसाब से देखा जाए पूरे एकदम जब आपका तिलक वाला वो तस्वीर देखा तो हम भी कहीं न कहीं दंग रह गए, चौंक गए, अरे! ये विधायक जी हैं। तो वो जो तस्वीर देखी जब अयोध्या की जनता ने, रुधौली की जनता ने, तो कहीं न कहीं ये मानवता का सबसे बड़ा संदेश गया था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। ये ये उन लोगों के लिए ज़ोरदार तमाचा था जो समाज में हिंदू-मुस्लिम में ज़हर घोलते हैं। इसलिए हमने ये प्रश्न को करना आपसे जायज़ समझा। देखिए, मैंने एक बात आपसे कही। जी, मैं आपके घर आया हूँ, जी, आपने किस तरीके से मेरा सत्कार किया, ये जी, आपके ऊपर है। जी, और आपने जिस प्रकार से भी मेरा सत्कार किया, मुझको उसका आदर करना चाहिए। जी, ये जो सवाल आया, मैं जानता हूँ, जी, समाज में सभी तरह के लोग हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं, जी, जो चाहते हैं कि इंसानियत मज़बूत हो। जी, और इंसानियत ये ज़बानी जमा खर्च से नहीं मज़बूत होगी, जी, आपको अमल भी करना पड़ेगा। जी, आपको कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि जिससे इंसानियत मज़बूत हो। जी, इस देश में धर्म के नाम पर जी, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने जी, इस देश में एक बहुत लंबे अरसे तक राजनीति करके सत्ता भी हासिल कर ली। जी, सवाल इस बात का है जी, कि हमारा धर्म जी, या समाज में हमारे दोस्त का धर्म जी, या हमारे साथ उठने बैठने वाले का धर्म, जी, हम उसका आदर क्यों ना करें? जी, अगर हम उसका आदर नहीं करते, तो जी, हम जीवन में किसी भी चीज़ का आदर नहीं कर सकते। अगर हम किसी चीज़ का आदर करते दिख रहे हैं, तो सिवाय जी। फ़रेब और झूठ के कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर 27 में फिर से टिकट क्लियर होता है, तो क्या आप फिर से कामाख्या भवानी मंदिर जाएँगे दर्शन करने के लिए और वहाँ से चुनावी प्रचार-प्रसार को और भी तेज़ी देने के लिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि जी, मैं विधानसभा का चुनाव जब दक्षिणी क्षेत्र में शुरू करता हूँ, जी, तो माँ कामाख्या भवानी देवी परिसर से शुरू करता हूँ। जी, मैं दरगाह शेखुल आलम पर हाज़िरी भी देता हूँ। जी, मैं श्री हनुमान किला भी जाता हूँ। जी, क्यों जाता हूँ? जी, इसलिए जाता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र के ये वो स्थान हैं, जी, जिन पे इस क्षेत्र की जनता की आस्था है। जी, अगर आप इस क्षेत्र की जनता की आस्था के साथ भी नहीं खड़े होंगे, जी, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के साथ तो आप कभी खड़े ही नहीं हो सकते। जी। सर अगला प्रश्न है, सर आपको 2027 में सपा से विधानसभा का टिकट मिलता है और रुधौली से आप विधायक चुने जाते हैं। तो रुधौली विधानसभा में आपका पहला काम क्या होगा? 2012 के बाद से रुधौली में आपको क्या कमियाँ नज़र आई, जिसमें आपको लगता है कि सुधार करने की आवश्यकता है रुधौली विधानसभा में? देखिए रुधौली विधानसभा क्षेत्र में कुछ बड़ी समस्याएँ हैं, जी, जिनमें एजुकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। जी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ का बढ़ा जी, नहीं। जी, नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए उनकी टेक्निकल एजुकेशन जी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, रुधौली विधानसभा क्षेत्र में तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि इस क्षेत्र का जो शिक्षा का मयार है उसको बढ़ाया जाए। जी, इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों के निगाह के सामने हैं, जी, जिससे रुधौली के विकास को हम लोग वाक़ई आला स्तर के विकास तक ले जा सकते हैं। जी, पूरा का पूरा रुधौली क्षेत्र जी, ये पर्यटन के केंद्र में होना चाहिए। जी, हम लोगों ने प्रयास किया था आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जी, हेरिटेज आर्क जो बना था, जी, उसमें उसका दूसरा चरण जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता, तो रुधौली विधानसभा क्षेत्र, तहसील क्षेत्र, जी, यहाँ पे अपनी दूधाधारी के कारण, देवकाली भवानी के कारण, जी, दरगाह शेखुल आलम के कारण ये कहीं न कहीं टूरिस्ट के मैप पे आती। जी, तो निश्चित तौर पर यहाँ लोगों को रोज़गार मिलता, यहाँ के व्यापार को बढ़ावा मिलता। जी, फिर रुधौली में बहुत बड़ी जो इस वक्त हम लोगों को देखने को मिल रहा है जी, कि रुधौली की जो सड़कें हैं उनकी अवस्था बहुत खराब हो गई है। जी, खासतौर पे रुधौली अमानीगंज रोड जी, जो मेरे ख्याल में माननीय हमारे विधायक जी के खुद के पैतृक गांव जाती है। जी, मेरे मेरे ख्याल में उधर काफी दिनों से वो उधर गए नहीं। जी, रुधौली में इतना मसरूफ हैं कि वो अपने गांव नहीं जा पा रहे मिल्कीपुर। जी, लेकिन जिस दिन भी वो जाएंगे तो मेरी कामना होगी कि वो एक बार वो सड़क को देख लें, जी, एक बार चल के देख लें और अंदाज लें कि उस सड़क पे चलने वाले मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग जी, या चार पहिया चलाने वाले लोग कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे जी, हैं। इसके अलावा भी रुधौली विधानसभा क्षेत्र का जो सबसे बेसिक जरूरत है, जी, यहाँ पर कोई ऐसा मजबूत केंद्र बनना चाहिए
जिससे इस क्षेत्र के नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन मिले, ताकि वो वहां से टेक्निकल एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की ले करके सीधे तौर पर कहीं पे भी रोजगार से जुड़ सकते हैं। और अगर रोजगार से जुड़ गए तो वो अपने गांव का और अपने परिवार का विकास कर सकते हैं। हम आ रहे थे तो कुछ लोगों ने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट किया। ये धन्यवाद आभार इसलिए प्रकट किया कि आपने विधायक न रहते हुए भी और उस समय आप राज्य मंत्री थे,